हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डीयू का जो सिलेबस है एमएससी एंट्रेंस मैथमेटिक्स पेपर के लिए वो डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। वन बाय वन टॉपिक मैंने लिख रखे हैं। मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक को डिस्कस करूँगा, देन इसको इरेज करके फिर 5 टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। मतलब जो टोटल टॉपिक्स हैं वो 10 है। देखिए, हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, पहले हम लोग सॉल्यूशन क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न है क्यों। देखिए, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कोई भी पेपर यदि आप देने चाहते हैं तो उससे पहले उसका आपको सिलेबस पता होना बहुत आवश्यक है। क्यों, ऐसा क्यों? यदि आप देखिए बहुत सारा पढ़ के जा रहे हैं, आपको सिलेबस पता नहीं है कि क्या आ रहा है, और आप बहुत सारा पढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, और आप पेपर में बैठते हैं और आपको कुछ नहीं आता है, तो वो मीनिंगलेस है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? आप पढ़ के बहुत जाते हैं बट पेपर में अपना आउटपुट नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आपको सिलेबस का पता ही नहीं है कि आने वाला क्या है। ओके, और यदि आप सिलेबस पढ़ के जाते हैं, मतलब एक जो पेपर होता है ना उसका सिलेबस एक डेफिनाइट होता है, फाइनाइट होता है कि इतना ही आएगा, तो उसको पढ़ के जाओ ना। आप फालतू की चीज़ें क्यों पढ़नी है? तो उसमें टाइम वेस्ट करने से बढ़िया इसी में आप अपना और टाइम देंगे तो आप और अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से जो फर्स्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ वो सिलेबस के ऊपर लेके आया हूँ। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये सिलेबस पता हो, बट मैं यही कहूँगा आप सभी, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है बट लास्ट तक जरूर देखें। मैं फुल्ली एक एक टॉपिक को खोल खोल के बताऊंगा कि क्या इसमें आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 5 टॉपिक्स लिख रखे हैं अभी। ओके, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, मैट्रिक्स स्पेस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ओडी पीडी दोनों है, एंड रिंग थ्योरी। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स हैं। इसके बाद 5 टॉपिक्स और हैं, पहले हम इनको डिस्कस कर लें, देन 5 टॉपिक्स को ऊपर जाएंगे। तो पहले इनके डिस्कशन से पहले एक और चीज़ आ जाती है कि इस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने नंबर का पेपर होता है, एंड जो टाइमिंग होती है वो कितना होता है। देखिए, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 है, और जो टाइमिंग है पेपर के लिए वो 2 आवर्स है। जो टाइमिंग है पेपर के लिए वो 2 आवर्स है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे सर 3 आवर्स होता है, 2 आवर्स होता है, तो ध्यान से समझिए, इसका पेपर भी 2 आवर्स है। देखिए, मोर ओवर यदि आप सी सेट की भी बात करेंगे तो उसका भी जो टाइमिंग है वो भी 2 आवर्स है। तो अभी सी सेट के ऊपर भी आने वाली है, आप इसे देखिए ध्यान से। यदि आप ड्यू का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं और टेस्ट देने जा रहे हैं 11 सितंबर को, ओके, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको समझ में आ गए, 200 है, और 200 का पेपर होगा। टाइमिंग आपको 2 आवर है। यदि यहाँ हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो बहुत कम है। यदि कंपेयर किया जाए बीएचयू के पेपर से, बीएचयू का पेपर क्या होता था, पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर हम कंपेयर करेंगे। तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो इस पेपर में ओनली 50 हैं। ओनली 50 हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, 50 क्वेश्चंस हैं, जिसका मैक्सिमम मार्क्स बनता है 200। एंड इसका जो माइनस मार्किंग का सिस्टम है, आपको 1 क्वेश्चंस यदि आप करेक्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स रिवॉर्ड मिलता है। एंड यदि आप 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन करते हो, जैसे आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हो तो उसमें आपका -1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, -1। यदि आप एक क्वेश्चन क्या करते हो, रॉन्ग करते हो, तो -1 मार्क आपको मिलेगा, एंड सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तभी यहाँ पे 200 बन जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बात करूँ बीएचयू के पेपर की। देखिए, बीएचयू से आप इसे कंपेयर करेंगे तो बहुत आपको लगेगा अरे ये तो मौके पे चौका मारने वाली बात हो गई। ओके, तो कैसा, मतलब अब आपको जब मैं सिलेबस बताऊंगा तब आपको पानी निकल जाएगा यहाँ से। अभी देखो, अभी आप हंस लो बट अभी आपको रोना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि जिसको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं तो उसकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, ये बात कन्फर्म है। और जिसको इन टॉपिक्स में थोड़ी सी भी लूजनेस है या थोड़ा सा भी डाउट वगैरह है तो भाई उसको बहुत मेहनत करनी है, ये बात कन्फर्म है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आते हैं। वहीं बीएचयू की बात की जाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 आए थे। एंड बीएचयू के पेपर की बात की जाए तो जो 1 क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है, एंड जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की चलती है, वहाँ पे भी -1 डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बीएचयू के पेपर से यदि इसका कंपेयर किया जाए तो ये बहुत सरल है, देखने में बहुत लगता है कि हाँ बहुत नंबर क्वेश्चन कम है, मतलब टाइमिंग आपका सही है। 120 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक 52 जा भी करा जाए तो मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके पैटर्न पे, किसका सिलेबस क्या है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आता है वो किस किस टॉपिक से लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसे अरेंज कर देते हैं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो पहले एक और बात आपको बता दूं, ये जो मैंने सिलेबस आपका बनाया है बेसिकली दिया नहीं रहता है, ये मैंने आपके प्रीवियस 5 ईयर्स का पेपर डिस्कशन करके ही ये बना के लाया हूँ। तो 5 ईयर्स के वेस्ट को लेके ये बनाया गया है पैटर्न,
जिसमें यही देखा गया कि इन्हीं टॉपिक से आया, इसके बाहर कहीं नहीं गया है, ठीक है। और यदि आप खुद देखना चाहते हैं तो आप 5 ईयर्स के पेपर्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए इन द ग्रुप। यदि आप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे ज्वाइन होइए और पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे। देन वहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, इसके बाहर कहीं भी नहीं जाएगा क्वेश्चन। ओके, चलिए ग्रुप थ्योरी की बात की जाए। ग्रुप थ्योरी आप सभी जानते हैं, इसे बहुत सी जगह यदि आपने बैचलर्स में पढ़ा है इसे मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न अलजेब्रा ही ग्रुप थ्योरी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्रुप थ्योरी में क्या क्या आने वाला है। देखिए सबसे पहले तो आपको सारे ग्रुप्स वगैरह की डेफिनेशन बहुत अच्छी होना चाहिए। एक ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप्स, साइक्लिक ग्रुप्स, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे ग्रुप्स इन जनरल आपको नॉलेज होना चाहिए। लाइक क्यूएट ग्रुप की बात की जाए, डीएन ग्रुप की बात की जाए, ठीक है, डिहाइड्रल ग्रुप हो गया, क्वाटरनियन ग्रुप हो गया, क्लाइंस-4 ग्रुप हो गया और इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप हो गया, इस सब की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो मतलब जनरल नॉलेज ग्रुप थ्योरी की आपको होनी ही चाहिए बहुत अच्छी, क्योंकि इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ये बहुत ध्यान से, एक आध क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर बनेगा, बट आते कौन से हैं ये समझिए। इसका हेल्प लेके जो क्वेश्चन बनेगा वो नॉर्मल सब ग्रुप से बनेगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप को बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो नॉर्मल सब ग्रुप बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए क्लास इक्वेशन या क्लास का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। यदि आपके पास क्लास इक्वेशन और क्लास का कॉन्सेप्ट है तो आप नॉर्मल सब ग्रुप पे कमांड पा सकते हैं। वैसे नॉर्मल सब ग्रुप हर किसी को मतलब सादा समझ में नहीं आता, तो मैं यही कहूँगा आप क्लास इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सीख लिए, उससे आप नॉर्मल सब ग्रुप को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ये एक टिप्स है। क्लास इक्वेशन तो नहीं पूछा जाता, बट नॉर्मल सब ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आ रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए और बात की जाए यहाँ होमोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म पे भी क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, तो आप इस दोनों को पढ़ के जाएं, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, ये मैं शॉर्ट में मार देता हूँ तो आप कर लीजिएगा, ये आप सभी जानते होंगे होमोमॉर्फिज्म। चलिए मैं कर देता हूँ। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जनरल नॉलेज जो कि सेट से कोई सा भी सेट है या कोई सा भी ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप हो या साइक्लिक ग्रुप हो या फिर सादा नॉन अबेलियन हो, उन सब की, जैसे एसएन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना आप। तो इन सब की नॉलेज तो आपको फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। एंड उसके बाद बात की जाए तो नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पता होना चाहिए, कोसेंट ग्रुप, ये सब चीज़ें होनी चाहिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से आपको। उसके बाद बात की जाए तो होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए कि 1 होमोमॉर्फिज्म कैसे बनेगी, कितनी बनेगी, 1 कैसे बनेगी और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालते हैं, ये सब आपको मैं बताऊंगा बहुत ध्यान से। बस आप ये नोट कर लीजिए कि क्या क्या आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है और किस पे फोकस करना है, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी में मैं इतना क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊंगा कि कितने मार्क्स तक की पूछी जाती है। ओके, अब बात करते हैं, ये हो गया होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। अब आता है साइलो का कॉन्सेप्ट। साइलो भी बहुत अच्छी तरीके से पूछी जाती है और सिंपल पूछी जाती है, कठिन नहीं पूछी जाती, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। यदि आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छे से। मैं एक इंडिविजुअली साइलो के ऊपर एक वीडियो बना के दे दूँगा आपको, जिस पे आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइलो कॉन्सेप्ट। साइलो की जो तीनों थ्योरम है वो आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, उससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो साइलो थ्योरम्स आप पढ़ के जाएं और ये सब आप पढ़ के जाएंगे तो आई थिंक आप ग्रुप थ्योरी को लगभग पूरा 99% कंप्लीट या कवर कर लेंगे। देखिए 100% क्यों नहीं बोला, क्योंकि होता सब यही है, पर आपका दिमाग नहीं दौड़ा। हो सकता है उसने नॉर्मल सब ग्रुप को साइलो से जोड़ दिया या फिर नॉर्मल सब ग्रुप को होमोमॉर्फिज्म में घुमा दिया, तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, बट वो क्वेश्चन इन्हीं से होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे कि हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्ड में, तो उसकी बात करेंगे। देखिए तो आपने अभी समझ लिया किस किस टॉपिक से इसके अंदर आने वाला है। तो फ्रेंड्स ग्रुप थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन ड्यू पेपर, क्योंकि जो ड्यू यूनिवर्सिटी है वो प्योर पे ज़्यादा फोकस करती है। आप यदि एमएससी में जब आप पढ़ने जा रहे हैं उसका यदि कोर्स भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा या देखेंगे, तो जो उनका फोकस है एमएससी में भी वो ड्यू प्योर की तरफ ज़्यादा रहता है अदर देन अप्लाइड पोर्शन, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो अब बात करते हैं इससे जो इस टॉपिक है, इससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसे नोट कर लेना, रिवर्स होके पॉज करके इसे नोट कर लेना आप, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से आता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं इससे। देखिए मैंने रियलाइज़ किया कि हर आप 2019 देख लीजिए, 2018, 17, 16 एंड 15, 40 तक मैंने देखे थे, तो आई थिंक मैंने हर पेपर में पाया कि 10+ क्वेश्चंस इससे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से लिएगा कि इससे 10+ क्वेश्चंस हर एक आध पेपर में नहीं होगा, बट ज़्यादातर पेपर में 10+ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो इसके जो 10 क्वेश्चन हो गए वो 40 मार्क्स का आपका यही पूछा गया है। तो ये चीज़ आप
सोचने वाली बात है कि यदि 40 मार्क्स है अकेला पूछा जा रहा है तो इसका मतलब इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है। मोर ओवर 40 से आप 45 भी कर सकते हैं। कई 2019 में आप देखो तो लगभग 12 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो पूरे में ग्रुप थ्योरी दिख रहा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की मैट्रिक स्पेस। देखिए मैट्रिक स्पेस बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, कोई ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं बनता, आप सादा सा भी पढ़ के जाएंगे तो आ जाएगा। और बेसिकली यदि मैं बताऊंगा कि ये जो सिलेबस में मैट्रिक स्पेस जो ऐड हुआ है ये आपका BHU में नहीं था, ठीक है। BHU में इतना नहीं पूछा जाता है और बहुत कम पहले आता था BHU में, बट अभी रिसेंट ईयर्स में कुछ नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए ग्रुप थ्योरी आपको समझ में आ गया, फुल डिटेल समझाया मैंने आपको। ऐसे ही हर टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मैट्रिक स्पेस आप सादा सिंपल भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे नॉलेज में, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके ऊपर लगभग ओनली कभी कभी 2 और कभी कभी 4 क्वेश्चंस आप ले सकते हो, बट 3 लेना चाहिए था, बट मैंने 4 ले लिया। हाईएस्ट 4 से कभी ज़्यादा नहीं जाएगा, ऑलमोस्ट हमेशा कम ही रहेगा। इसका मतलब ये जो इसका नंबर ऑफ मार्किंग क्या हो गया 8 मार्क्स का, और इसका नंबर ऑफ मार्किंग 16 मार्क्स। तो मतलब 8 से 16 मार्क्स के बीच में ये पूछा जाएगा। यदि आप सिंपल क्वेश्चन होता है थोड़ा सा भी आप पढ़ के जाएंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। जल्दी से जल्दी वैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसी में आपको बता देंगे कि होता क्या है, क्या हम कैसे करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। चलिए तो 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 8 नंबर्स, मैक्सिमम आपके 2 ही रहते हैं, बट मैंने 2 तो रहते ही रहते हैं हर साल, 1 ना 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, बट हो सकता है इसे इंक्रीज़ कर दिया जाए तो 4 तक जाएगा, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। आप 2 तो मान के चलिए, मतलब 8 मार्क्स का तो आप लेके ही चलिए। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं आपने थर्ड टॉपिक की। चलिए तो थर्ड टॉपिक है वो आपका लीनियर अलजेब्रा है। तो इसकी बात करते हैं। देखिए लीनियर अलजेब्रा जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने फोकस किया है तो ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आप ले सकते हैं, मतलब 4 to 6 आप ले सकते हैं। 4 क्वेश्चंस कंफर्म है, आप 4 to 7 ले सकते हैं, 6 छोड़िए। मैं हाईएस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट है, इससे आगे नहीं जाएगा, ये बात याद रखना आप लोग। ये हाईएस्ट है, ये आता नहीं है, मतलब कहते नहीं है सुप्रीमम और इन्फीमम, समझ रहे हैं, वो चीज़ है ये। मतलब 4 तो आने ही आने हैं, आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 4 तक आता ही है, बट 7 क्या है हाईएस्ट है, इससे आगे नहीं जाएगा। मतलब 6 तक हो सकता है, बट 7 तक मुश्किल है हो। बाई चांस की बात है यदि वो ज़्यादा ही लीनियर अलजेब्रा पूछते हैं तो 7 तक जाएगा, इससे तो आगे कभी जाएगा ही नहीं। तो इसमें आपके कितने मार्क्स बनते हैं, देखिए लीनियर अलजेब्रा में आएगा क्या क्या वो भी आपको बता दूं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, कोई ज़्यादा नहीं, जैसे आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, बेसिस रिलेटेड, डायमेंशन बेसिस, रेगनल्टी थ्योरम, ये सब आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए। बट वो मैंने देखा क्वेश्चन में वो रैंक और नल्टी निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल जो मैट्रिसेस हैं उन पे ज़्यादा, जैसे आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इन पे आपको पूछ देंगे कोई क्वेश्चन बना के। तो जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो थोड़ा हार्ड होगा इन लीनियर अलजेब्रा, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। लीनियर अलजेब्रा आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। जैसे आप BHU में पढ़ के गए वो तो खैर छोड़ ही दीजिए, उसका लेवल बहुत नीचे है। यदि DU की बात की जाए, DU में जो लीनियर अलजेब्रा है वो बहुत थोड़ा हार्ड पूछा जाता है, तो आप बहुत फोकस करिए इस पर। और जब हम लाएंगे सॉल्यूशन तो आपको समझ में आज भी जाएगा, और यदि आपने क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों है ये मैं कह रहा हूँ। लीनियर अलजेब्रा थोड़ा हार्ड पूछा जाता है, तो आप यदि इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो और सब में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वैसे आप स्किप ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं इन सभी से सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, मैंने टॉपिक्स बता दिए किस किस से आएगा। डायगोनलिटी से भी बन सकता है, अभी तक मैंने देखा तो बना नहीं है, बट आप पढ़ के जरूर जाइएगा। लीनियर अलजेब्रा को आप पूरा पढ़ के जाइएगा, कहीं से भी क्वेश्चन कहीं पे भी टर्न कर सकता है, इसमें पता नहीं होता कि कब क्वेश्चन कहाँ से कहाँ रिलेटेड हो गया। तो मैं यही कहूँगा लीनियर अलजेब्रा यदि आपको अच्छी लगती है तो आप पूरा पढ़ के जाएँ, छोड़े नहीं कुछ भी, पूरा पढ़ के जाएँ तो 100% आप उसे अटैम्प्ट कर देंगे, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें अपने, क्योंकि जब भी पूछा गया क्वेश्चन उन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे ही पूछा है। चलिए इसके जो मार्क्स बनते हैं वो 4 नंबर से यदि देखा जाए तो 4 4 16 मार्क्स का तो हमेशा पूछा ही जाएगा। देन हाईएस्ट बात कर ली जाए तो 7 4 28, मतलब 28 मार्क्स तक पूछा जा सकता है। 16 और 28 के बीच में ही पूछा जाएगा, या और मोर ओवर 16 तक भी पूछ सकते हैं, बट इससे कम नहीं पूछेंगे, ये बात मैंने देखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रोल है बहुत अलग हो गया है। यदि मैं BHU का कंपेयर करूं, जहाँ पे BHU में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो क्या पूछा जाता था, अब ये यहाँ क्या पूछा जाएगा उसकी बात करते हैं। देखिए जो आप BHU में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए हैं वो सब तो यहाँ पे पूछा ही जाएगा, वो सब पूछा जाएगा। जैसे OD में जितना मैंने पढ़ाया अपने लेक्चर्स में सारा आएगा, PD में जितना मैंने पढ़ाया सारा आएगा,
अब और क्या एक्स्ट्रा होगा वो भी आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो लेवल है वो क्या बढ़ाया गया है। देखिए सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूँ तो 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपको पढ़नी है। देखिए जो आपका BHU में था वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आता था IVP, यहाँ पे 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आएगी सबसे पहली बात, ठीक है। 1 मिनट रन। नेक्स्ट अब बात करें तो आपका ग्रीन्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ सकता है, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ध्यान समझिएगा। एंड बात की जाए आपका, मैं लिख के भी लाया हूँ सिलेबस, ठीक है। स्टर्न लेवल प्रॉब्लम आएगी, SL थ्योरम्स कहते हैं उसे, या SL प्रॉब्लम कहते हैं। जो SL प्रॉब्लम होती है वो 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, और इसके डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है, सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्या पूछा जाएंगे ये टॉपिक्स, देखिए ये मैंने नहीं कह रहा केवल ये आएगा, ये मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा है, ध्यान समझिए कि जो BHU में आपने पढ़ा है वो तो सब आएगा ही आएगा, बट उसके एक्स्ट्रा जो और बढ़ जाएगा वो ये है, मतलब 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस आने लगेंगे, जो कि आपका ग्रीन्स फंक्शन और SL प्रॉब्लम, SL जो प्रॉब्लम होता है आपका SL प्रॉब्लम को कहते हैं हम लोग स्टर्न लेवल प्रॉब्लम, ओके। तो ये जो होती है वो 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, आपको कंडीशन दे रखेंगे, उस पर आपको सॉल्यूशन पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं और क्या आएगा। एक और टॉपिक है जो ऐड हो जाता है, वह सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन बन जाता है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है तो इसको भी बताएंगे। आप मैट्रिक्स फॉर्म करके ये बनता है C1e⁴ λx ऐसे करके, तो आपने यदि पढ़ा होगा तो पता होगा, ठीक है। यदि आपने बैचलर्स में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये आपके ऐड हो जाते हैं। और देख लेता हूँ, यस, तो बस यही है। PDE तो फुल पढ़ के जाएँ, PDE बहुत अच्छा पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत ईजी पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो PDE बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ, ODE और PDE दोनों ही अच्छे से पढ़ के जाएँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं बस यही कहूँगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन और SL प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ें, इनसे क्वेश्चन हर बार इनसे ही आ जाता है। और PDE में तो फिर जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन या सॉल्यूबल इक्वेशंस वगैरह है उनसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्हें रेज करता हूँ और इनके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखिए ग्रुप थ्योरी के बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इसके ही रहते हैं, और रीएनालिसिस ये 3rd पोजीशन पे रहता है, रीएनालिसिस के ज़्यादा रहते हैं, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके में जो क्वेश्चन यदि मान के चलूँ तो आपका ऑलमोस्ट, यदि मानूँ मैं तो हर ईयर आप 6 to 7 ले सकते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। और आप हाईएस्ट जा सकते हैं 10 क्वेश्चन पे, ओके। तो 7 क्वेश्चन आप इससे मान के चल सकते हैं, मतलब ODE पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन से बात कर रहा हूँ मैं। 7 क्वेश्चन आप इजीली से मान के चल सकते हैं कि पेपर में आएंगे, और हाईएस्ट आप 10 पे जा सकते हैं। इससे आगे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 से ऊपर नहीं जाएगा, ये बात आपका कंफर्म है, ओके। तो 10 और इसका आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो 7 क्वेश्चन आए तो ये जो बन जाता है वो 28 मार्क्स का बन जाता है, ओके। यदि इसके 10 क्वेश्चन आए तो ये 40 नंबर का बन जाता है, बट 10 मुश्किल है ये पूछे, 7 8 ऐसा ही रहेगा, आप देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चन तक तो पूछा जा रहा है, या 28 एक और क्वेश्चन बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसका मतलब 30 नंबर्स का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं तो इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। आप बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो ऑप्शन से भी डिस्कार्ड कर सकते हैं इन डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ध्यान से। ग्रुप थ्योरी में भी आप ऑप्शन से डिस्कार्ड करने पे जाएंगे तो जल्दी आप अटेम्प्ट कर लेंगे, मैं बताऊंगा कैसे डिस्कार्ड करते हैं, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। रिंग थ्योरी के ऊपर बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन ओनली, ठीक है। तो या तो 1 क्वेश्चन आएगा या फिर 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, एंड 2 क्वेश्चन आए तो आपके 8 मार्क्स के हो गए, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और रिंग थ्योरी जो आपने BHU में पढ़ के गए उतनी आप पढ़ के जाओगे तो काम तमाम हो जाएगा, कोई ज़्यादा पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आई थिंक आपको समझ में आ गए। अब मैं आगे के टॉपिक्स लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आपके 5 टॉपिक्स थे, अब मैं 5 और टॉपिक्स लिखने की कोशिश करूँगा। आई थिंक आपको यदि कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। तो कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। चलिए फटाफट लिखते हैं, नेक्स्ट 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम फिर डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो जो फर्स्ट टॉपिक मैं लिख के लाया हूँ जिससे आपका कुछ रह नहीं जाए, जो 6 नंबर टॉपिक पे आता है वो रीएनालिसिस आता है। देन 7 नंबर टॉपिक पे जो आता है वो है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस।
देन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे वेक्टर कैलकुलस आता है। देन 9 नंबर टॉपिक पे आता है जो आपका आता है इनर प्रोडक्ट। स्पेसेस, ठीक है, तो इस पे पूछा जाएगा। एंड 10 नंबर वो मैं बताऊंगा मैंने क्यों नहीं लिखा अभी, वो हम आपको बता देंगे। वो टॉपिक का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, पहले हम इस पे डिस्कशन करते हैं, देन उस पर हम बात करेंगे। देखिए रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस में क्या क्या आता है। देखिए जितना आपने पढ़ रखा है, जिसमें बात करूँ पॉइंट सेट टोपोलॉजी आती है, ओके, और फंक्शंस के ऊपर कुछ नॉलेज पूछी जा सकती है आपके ऊपर, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के ऊपर, ठीक है, इस पे भी पूछा जा सकता है। देन अब बात की जाए आपकी तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस एंड सीरीज छूट गया तो उसको भी आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, सीक्वेंस एंड सीरीज ये भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एनालिसिस, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आप इसे रख के चले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ग्रुप थ्योरी और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे जो पेपर का 100 मार्क्स अगर सभी को मिला देंगे तो 100 मार्क्स, ऑलमोस्ट 100 मार्क्स इसी से बन जाता है। ठीक है, तो इतना आप बेटे समझ सकते हैं, इन 3 टॉपिक को आप पढ़ के जाएंगे तो 100 क्रॉस कर सकते हैं। बट करेंगे कैसे, बहुत होता है 100 मार्क्स। यदि फिर BHU की बात, वो सॉरी DU की बात की जाए, ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। ये जो कोर्स आपको दिख रहा है ना, जितने टॉपिक दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक मोटी मोटी बुकें हैं, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यदि आपने BHU के कंपेयर में ये पढ़ रखा है तो आपको बहुत डीपली जाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपका बहुत डीप है कोर्स पहले से ही, तो आप इन्जॉय करिए, बस आपका होने वाला है बहुत अच्छा कुछ, ठीक है। तो फंक्शंस के बारे में नॉलेज आ सकती है, जैसे नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस वगैरह ऐसे कुछ पूछा जा सकता है। कार्डिनलिटी क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, तो वो सब आपको चीज़ें पता होना चाहिए। देन आगे बात की जाए तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ओपन सेट, क्लोज सेट, फ्रंटियर सेट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, इस पर बात हो सकती है। और बात की जाए फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, तो ये सब तो आपको पता ही है, इसमें क्या बताना, कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही वन वेरिएबल के लिए कंटिन्यूटी, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी एंड बहुत सी चीज़ें हैं। अब बात की जाए सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसमें भी आपको सब पता ही है, क्या बताऊँ सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आई लिंक पे मैंने दे दिया होगा बॉस। देखो इन सभी टॉपिक्स को मैंने आई लिंक पे कुछ वीडियोज़ ही हैं, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए जो कि मैंने बनाई हुई हैं, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से यदि देखना चाहते हैं फ्री है बिल्कुल, आप जाके देख सकते हैं। आप और बात किए, ये तो सब BHU में आता ही था, अब ऐड क्या हो गया वो देखिए। देखिए अभी कुछ टॉपिक ऐड नहीं, सॉरी, कुछ टॉपिक और BHU में आते थे जो कि क्या है वो भी इसमें भी आएंगे, जैसे रीमान इंटीग्रल है, ठीक है, रीमान इंटीग्रल आ सकता है, वो आएगा, आ कह सकता है, रीमान इंटीग्रल पूछा जाता है DU में भी, ये BHU में भी आता था। और बात की जाए आपका, मैं देख लेता हूँ क्या है, ओके, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म क्वांटिटी, ठीक है, तो ये भी आपकी आ जाएगी। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारा ही BHU में पूछा जाता था, बट फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है BHU में DU में। BHU में जो है वो बहुत सिंपल लेवल, क्योंकि उनका जो पेपर का टाइमिंग है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है, तो बहुत सिंपल होते थे। बट यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे जो जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 2 and 15 सेकेंड्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा जो भी बनेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये सारा तो हो गया, ठीक है, जितना भी रियल में आता है वो सब पूछा जाएगा, आप कुछ भी मत छोड़ के जाइए, रियल बहुत अच्छी पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर कितने नंबर का बनता है इससे। चलिए तो इससे आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आप रख सकते हैं। देखिए मिनिमम क्वेश्चन 12 है, आप इसे 10 भी कर सकते हैं, मैं 10 कर दे रहा हूँ, चलो 12 हो सकता है ज़्यादा हो जाए, बट 10 टू आप यहाँ पे 13 कर लो, चलो ओके। तो 10 से 13 क्वेश्चन के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ओके। अब एक नंबर्स कितने बन जाते हैं इसके, यदि आप 10 लेंगे तो ये 40 मार्क्स का बन जाता है, ओके। यदि आप 13 लेंगे तो ये 52 मार्क्स का बन जाता है। आप समझ रहे हैं ना बेटे, देखिए तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्योर है, ये जितने भी टॉपिक थे ये प्योर है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो आप जैसे कहेंगे तो ये तो अप्लाइड था, नहीं, जो इसमें पूछी जाती है वो प्योर वे से पूछी जाती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या कह दिया भाई, अप्लाइड तो अप्लाइड ही होता है, बट एक तरीका होता है जिसमें
प्योर तरीके से अलग पढ़ जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दो नज़रिए हैं, यदि आप प्योर वे से पढ़ेंगे तो कुछ अलग मिलेगा आपको, और अप्लाइड वे से पढ़ेंगे तो वो कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। दोनों के अलग अलग तरीके हैं। यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आप यही कहेंगे ये तो अप्लाइड होती है, आप मुझे गलत बता देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको समझ में आया ये चीज़ कि नहीं। मैंने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन भी प्योर के नज़रिए से पूछी जाती है, उसका जो पूछने का अलग ही सिस्टम है। आप ड्यू में देखेंगे क्वेश्चंस, तो हो सकता है आप डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस यदि आपने अप्लाइड से पढ़ रखा है तो आप अटैम्प्ट भी नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो कुछ अलग ही पूछने का उनका वो रहता है फॉर्म, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया रियल एनालिसिस कितना 40 to 52 मार्क्स तक पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ के जाएँ, बहुत अच्छा पढ़ के जाएँ, ठीक है ना। तो आप इसे अटैम्प्ट कर लेंगे और प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपको टाइमिंग दी जा रही है। आप इसमें कोई भी बच्चा एक क्वेश्चन नहीं मतलब अटैम्प्ट नहीं कर पाए ऐसा होता नहीं है। सारे क्वेश्चन जो बच्चा है वो सारे क्वेश्चन देख लेता है आराम से, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप पढ़ के जाओ, आप छूटेगा नहीं कोई क्वेश्चन BHU की तरह। अब आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जितना BHU में आया है ना, सेम कोर्स है जिसमें आपका क्या क्या पढ़ना है मैं आपको एक जल्दी बता दे रहा हूँ। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ना है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ना है, ठीक है। आपको और बात की जाए तो एवरेज ऑपरेटर पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब ऑपरेटर पढ़ने, देन सेंट्रल डिफरेंस, आपको गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ के जाना है, गॉस बैकवर्ड पढ़ के जाना है, सिम्पसन 1/3 जाना है, सिम्पसन 3/8 जाना है, ट्रेपेजॉइडल रूल जाना है, ठीक है। और आपका बात की जाए तो कौन सा पिकार्ड्स फार्मूला पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो राप्सन फार्मूला पढ़ के जाना है। तो इस सारे फार्मूले मतलब जितने फार्मूले हैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम मैंने सॉल्व करेंगे तो बताऊंगा, देखिए कितने कितने फार्मूले आ रहे हैं। मतलब पूरे में से उन्होंने पूछा है 4-5 ईयर्स का मैंने देखा, कहीं आगे से पूछ रहे हैं तो कहीं पीछे से पूछ रहे हैं, कहीं बीच में से पूछ रहे हैं तो कहीं लास्ट में से पूछ रहे हैं। तो मतलब उनका जो कवर अप है वो पूरा है, पूरा एनी को उन्होंने कवर किया है। बट ऐसा BHU में नहीं था। BHU में आप लास्ट का छोड़ देंगे तो आता नहीं है पेपर, राप्सन वगैरह से आता नहीं है, वो आगे से ही पूछने में इंटरेस्टेड रहते हैं। बट इसमें उन्होंने राप्सन तक से पूछा दिया है, ठीक है। राप्सन जो फॉर्मूला है वो लास्ट में आता है, जो कि सिम्पसन 1/3 ट्रेपेजॉइडल, ये सब आप पढ़ लोगे तब राप्सन फॉर्मूला आता है। बट उन्होंने पूछा है DU में, इसका मतलब आपको वहाँ तक जाना ही पड़ेगा, ओके। तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में कितने मार्क्स का आ सकता है। यहाँ से बेसिकली 3 क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने हर देखा 3 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, मतलब 2-3 आप कर सकते हो, 2 से 3। तो 2 क्वेश्चंस आए तो यहाँ पे आपको 8 मार्क्स बन जाएंगे, और 3 क्वेश्चंस आए आपके तो 12 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ के चलिएगा। ये ओनली बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो देन फिर तो कुछ बचा ही नहीं, रखो और आंसर आ गया। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसे कर भी नहीं पाओगे, और ये ऐसा चैप्टर ही है, फॉर्मूला याद है तो करो वरना छोड़ दो। शकल देख के पता चल जाता है आपको आ रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस। देखिए वेक्टर कैलकुलस जितनी मैंने 6 वीडियो आपको प्रोवाइड किए उतना पढ़ के जाओगे तो आप पूरा अटेम्प्ट कर दोगे। ओनली मैं बात करूँ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ओनली। अप्लाइड पोर्सन है, पूछते ही नहीं है वो। और आप ऐसा मत पढ़ के जाना कि आप ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम पढ़े जा रहे हो फालतू में। एक भी क्वेश्चन एक भी ईयर में नहीं आया है, अप टू 14 तक की बात करूँ मैं तो। उससे पहले यदि पूछे जाता है तो मैंने अभी देखा नहीं है, बट आप 2-3 क्वेश्चंस को मान सकते हैं जो कि किससे आता है, कर्ल पूछ देगा, डाइवर्जेंस कर्ल में रिलेशन मल्टीप्लाई ऐसा होगा विच ऑप्शन इज द ट्रू, ऐसे पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कर्ल मतलब डाइवर्जेंस कर्ल में रिलेशन, ठीक है ना, और डेल वगैरह में ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो 2 और 3 क्वेश्चन, या फिर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पूछ देगा। तो वो सब चीज़ें पूछी जा रही है, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं है। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाएँ। और ये बन जाता है आपका 8 मार्क्स, ये बन जाता है आपका 12 मार्क्स, ठीक है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ध्यान से लिखते जाना आप। आई थिंक आप सभी ये नोट कर रहे हैं बहुत ध्यान से। चलिए, वैसे वेक्टर कैलकुलस यदि BHU की बात की जाए तो फुल आता है, उसमें ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम सब कुछ आ जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की। इनर प्रोडक्ट स्पेस से भी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपके फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। आपको वैल्यू सी का इनपुट करिए, आंसर निकालिए, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसा ही बन जाए जो कि टिपिकल हो यदि आपने पढ़ रखा है। वैसे ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं होगा आई थिंक, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चंस हैं कितने बनते हैं, देखिए इतने सारे टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे तो आप इसे स्किप कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस आप, या 4 क्वेश्चंस मान के चलिए, 3 रखिए, 4 नहीं होगा, 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 बस 3 रखिए, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो 2 से 3 का फिर से आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 2 4 जा 8 नंबर्स एंड 4 3 जा 12 मार्क्स। तो 8 से 12 मार्क्स के बीच में पूछा जाएगा। यदि 2 क्वेश्चन आए तो 8 और 3 क्वेश्चन आए तो 12। तो आप ये समझ सकते हैं मैंने एक एक टॉपिक को
एक्सप्लेन किया आपके सामने एंड उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ठीक है। आप ऐसा मत करना कि सभी टॉपिक्स के इधर के नंबर जोड़ो और कह दो आप 200 से ज़्यादा हो गया। मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने आपको ये बताया कि कितने पूछे जा सकते हैं। दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट वे, दिस इज़ नॉट ए कि मैंने ऐड करके बता दे हाँ ये भी 50 बन रहा है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी 200 बन रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब एक मैंने आइडिया बताया कि आपको कितने क्वेश्चंस तक पूछे जाए। दिस इज़ द मिनिमम भी। हो सकता है आगे पीछे कोई भी चीज़ हो सकती है, बट ये मेरा एक ओवरव्यू रहा जिसको मैंने एनालिसिस पेपर एनालिसिस करके बताया कि यहाँ से आ सकता है। देखिए इसके बाहर पेपर कहीं नहीं जाएगा, बट मैंने अपने मन से ये भी सोचा कि यदि चला गया फिर क्या करेंगे। तो आप एक टॉपिक को और पढ़ के जाइए, बट अभी तक उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट उसका कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। आप देखेंगे तो इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट इन सभी में होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी कॉन्सेप्ट में इंटीग्रल का यूज होता ही है। तो आप सभी इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से आप समझना, ठीक है। तो इंटीग्रल की जो बुक है वो मैंने ऐड किया, बट अभी तक क्वेश्चंस उसके ऊपर कोई भी नहीं पूछा गया है। उनका इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो बुक है उसको मैं 10 नंबर देता हूँ, उसे आप ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ के जाएँ, ठीक है। जो इंटीग्रल कैलकुलस की बुक है थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैंने अपने आप ट्रेसिंग वगैरह एक बार देख सकते हैं, ठीक है, जो कि 3D प्लेन्स 4D प्लेन्स के आप एक बार देख लें ज़रूर। और थोड़ा बहुत इंटीग्रल्स गामा फंक्शन वगैरह पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं और कुछ। देखिए बहुत ध्यान से मैंने पढ़ाया, आई थिंक आपने पूरी वीडियो देखी होगी। आपको अब कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि कोई भी डाउट नहीं है तो आप फिर तो हो गए। आप नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, आज की वीडियो इतनी ही थी, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो सॉल्यूशन वीडियो होगी। आई थिंक देखते हैं 2014 से स्टार्ट करना है कि 2019 से। आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ से स्टार्ट किया जाए, बट आई थिंक 2014 सही रहेगा या 2019 मैंने भी नहीं सोचा। अब देखेंगे कितना कौन सा में कठिन क्वेश्चन तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव। और देखिए अभी कुछ चीज़ ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत सफ़र बाकी है। देखिए अभी BHU का पेपर हो गया तो ये मतलब नहीं है कि आपने यदि अच्छे मार्क्स आ गए तो ख़त्म हो गया। भाई साहब पास होते होते बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, क्यों? क्यों उन्हें पता ही नहीं होता काउंसलिंग में क्या लीजन है क्या नहीं। तो सारी चीज़ें इस चैनल पर बताई जाएंगी। आप यदि BHU में सिलेक्ट, यदि मैंने जो कट ऑफ बताई थी वो वीडियो मैंने लगा दी है, ठीक है। आई बटन पे होगा या फिर मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो उसमें आप कट ऑफ के रेंज पे आ रहे हैं, आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सफ़र बाकी है आपके साथ हमारा, ठीक है, जिसमें आपको काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनना बाकी हैं। तो यदि कोई भी इन्फॉर्मेटिव चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड ड्यू की बात की जाए, ड्यू कैंडिडेट मस्ट देखते रहें, चैनल पे बने रहें। बहुत सारे सॉल्यूशंस मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे आने वाले हैं, बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक बटन नहीं ठोका है तो लाइक बटन ठोक दें। बाय बाय।